सो आज के सेशन में ओशियन से रिलेटेड जो भी फिज़िकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेना कि टोपोग्राफी और बैथीमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। टोपोग्राफी जो होती है वो सरफेस की स्टडी होती है और बैथीमेट्री जो होती है वो ओशियन की डेप्थ्स की स्टडी होती है। ठीक है, फिर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि हम जब ओशियंस की स्टडी करते हैं तो हम सोनार का या फिर साउंड नेविगेशन एंड रडार का यूज़ करते हैं। हम लाइट वेव्स का यूज़ कम करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि सोनार जो होता है वो जितना डेंस मीडियम होगा उसमें उसकी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है और उसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है डेंस मीडियम्स में ट्रैवल करने की, पेनिट्रेट करने की, वो कम नहीं होती है। जबकि लाइट जो है उसको जितना डेंस मीडियम होगा वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। डेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो उसको पेनिट्रेट करने में दिक्कत आएगी और एक टाइम के बाद वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लाइट को हम जनरली उसमें यूज़ नहीं करते हैं वाटर में या फिर ओशियंस में, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब अगर हम ये देखें कि ओशियंस जो हैं उसमें क्या क्या कॉमन रिलीफ फीचर्स होते हैं, तो हमें मिलता है कि सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है हमारी। शेल्फ बेसिकली कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है जो कि अंडर सी हो गया है, सबमर्ज हो गया है, उसे कहते हैं। जनरली शेल्फ की जो शेल्फ जो होती हैं वो शैलो होती हैं, यानी कि उनके ऊपर जो वाटर कॉलम होगा वो बहुत डीप नहीं होगा। तो जिसे हम शैलो वाटर कहते हैं 200 मीटर्स तक वाला माना जाता है, वही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है जहाँ पर आपका 200 मीटर के आसपास तक का वाटर रहेगा। ठीक है, तो शेल्फ जो होती है जनरली देखना, जो यूएन सीलोस का हमारा लॉ है उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कोस्ट। मगर ये भी ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो भी विड्थ होगी, जहाँ तक भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड हो रही है, वो पूरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कवर होगी। तो जैसे इंडिया का जो ईस्टर्न है कोस्ट, वो कम विड्थ है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, 50 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज रहती है। और जो इधर है आपका वेस्टर्न साइड पर, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा रहती है, 150 किलोमीटर्स की एवरेज विड्थ है। मुंबई के पास जो कोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है 300 किलोमीटर्स के आसपास। ठीक है, वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में आपको पता चलेगा कि साइबेरियन जो शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ साइबेरिया के पास, वो सबसे ज़्यादा वाइड है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड है। ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के आसपास उसकी विड्थ है या एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती हैं वो आपकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स भी होती हैं। तो क्यों? देखो, फिशिंग के लिए दो कंडीशंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। फिशिंग ग्राउंड्स एक होना चाहिए शैलो फिशेस जो हैं, और जो कि आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई, 200 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होती नहीं है जनरली इनकी, तो ये शैलो होती हैं। और दूसरा है आपका जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म करंट्स एक दूसरे से मिलते हैं आकर, जैसे लेब्राडोर करंट हो गया, इधर से आपका फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर भी फिशिंग के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव ग्राउंड्स मिलेंगे आपके। ठीक है, तो कोल्ड स्ट्रीम का जो कोल्ड करंट होता है वो क्या करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स लाता है, फ्रेश वाटर लाता है। वार्म करंट टेम्परेचर रेगुलेट करता है और आपको साथ में थोड़ी वार्मनेस लाता है। तो वो कंडीशंस जो होती है वहाँ पर, जहाँ पे दो करंट्स मिल रहे होंगे, वो सबसे वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी,
कोल्ड करंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे वार्म करंट्स के भी मिलेंगे, और भी कई चीज़ें होती हैं करंट्स की वजह से। लेकिन फिशिंग के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ें कंडीशंस जहाँ पर भी होंगी, एक तो शैलो की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है, और दूसरा कोल्ड एंड वार्म करंट्स जहाँ पर मिल रहे होंगे वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे होंगे, लोकेट कर लेना। जैसे कि डोगर बैंक है, आपको नॉर्थ सी में मिलेगा, जॉर्जिस बैंक है, लैब्राडोर कोस्ट के पास मिलेगा, ग्रैंड बैंक है, ठीक है, ये भी आपको लैब्राडोर कोस्ट के पास मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिशिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो होती हैं वो आपकी फिशिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बाद आ जाता है आपका, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एकदम देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, स्लोप बहुत कम होगा लेकिन वाटर जो है वो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद एकदम से जहाँ पे एब्रप्ट ब्रेक होगा और जो ग्रेडियंट है स्लोप का वो एकदम से बढ़ने लगेगा, जो एंगल है वो थोड़ा सा एकदम से तेज़ बढ़ेगा, ये कहते हैं हम इस जगह को शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक। यहाँ से शेल्फ ब्रेक हो गई है। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाती है। स्लोप जो होती है वो काफ़ी स्टीप होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपॉजिट नहीं होता। सेडिमेंट जो होता है वो पूरा आपका नीचे चला जाता है और नीचे जाके डिपॉजिट होगा जहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो ख़त्म हो रही होगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का ग्रेडियंट कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है उससे ज़्यादा है, इस वजह से कोई भी सेडिमेंट्स जनरली नहीं मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते, जनरली नहीं मिलते। अब जैसे कि और एक चीज़ कि कहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप्स जो हैं कितनी स्टीप है कौन से ओशियंस की, अगर आप देखोगे तो पैसिफिक की कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको अटलांटिक से ज़्यादा स्टीप मिलेंगी और अटलांटिक की जो है वो इंडियन से ज़्यादा स्टीप मिलेंगी। इंडियन की जो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हैं वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हो गए। फिर आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बाद आपका कॉन्टिनेंटल राइज। वैसे तो एबिसल प्लेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसके बीच में एक छोटा सा फीचर होता है जिसे हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज जहाँ पर आपकी स्लोप खत्म हुई वहाँ पर आप ये मान सकते हो कि सेडिमेंट का डिपॉजिट हो गया, इस वजह से हल्का सा आपको राइज मिलेगा। इसका एंगल इसका भी बहुत कम होता है, इसका एंगल वही 0.51 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है, लेकिन हल्का सा राइज होता है और उसके बाद जो सरफेस है वो प्लेन हो जाता है। क्यों? जनरली सेडिमेंट्स के डिपॉजिट्स की वजह से ये राइज होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। इसके बाद हमारा प्लेन शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन कौन से ओशियन में कितना है क्या, उसके लिए भी सेम ऊपर वाला ही हमें ऑर्डर ध्यान रखना है। सब देखो जितना बड़ा ओशियन उतनी ज़्यादा प्लेन्स, और उसके बाद इंडियन ओशियन में सबसे कम प्लेन्स, ठीक है। तो स्टीप भी अगर किसी की पूछो कॉन्टिनेंटल स्लोप सबसे ज़्यादा स्टीप किसकी है तो वो भी पैसिफिक की है, सबसे ज़्यादा एबिसल प्लेन्स किसके हैं तो वो भी पैसिफिक ओशियन के हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेन है वो हो गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ओशियानिक रिजेस आती हैं। ओशियानिक रिज क्या होती है, रिज कुछ नहीं, वही हिल्स और माउंटेन्स का एक रेंज होनी चाहिए, मतलब माउंटेन रेंज एक साथ कई सारी हिल टॉप्स और वो सारे हैं, उसे ओशियानिक रिजेस कहते हैं। रिजेस जो हैं उसके लिए ध्यान रखना कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन, इसमें एक्सटेंसिवली रिजेस मिलती हैं। मिड अटलांटिक रिज जो है वो बहुत फेमस है, उसे ऊपर हम क्या कहते हैं आपका चैलेंजर और नीचे वो डॉल्फिन, ठीक है। तो रिजेस जो है ये काफ़ी लेकिन पैसिफिक ओशियन में उतनी रिजेस नहीं मिलती हैं। दिस वॉज अ फैक्ट कि पैसिफिक में रिजेस कम मिलती हैं,
उसका रीज़न ये है टेक्टोनिक प्लेट्स वाला कि कहाँ पर कौन सी स्ट्राइक कर रही है। पैसिफिक की पूरी एक है, इधर नाज़का वगैरह से वो स्ट्राइक करती है, वो उसके कॉर्नर्स में आते हैं, और कॉर्नर्स में आने की वजह से वो इतनी ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव रिजेस वहाँ पर नहीं बनती हैं। अटलांटिक वगैरह में क्या है कि उसकी अपनी नहीं है, बीच में से उसके जो दो प्लेट्स जो हैं आपस में बीच में टकराती हैं मिड अटलांटिक में, इसकी वजह से वहाँ पर पूरी एक्सटेंसिव रिज बनती है ऑलमोस्ट 14,000-15,000 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो ओशियानिक रिजेस हैं। फिर ओशियानिक रिजेस बनेंगी कहाँ पर? रिज हमेशा वहाँ बनती है जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। जैसे कि अभी हम अटलांटिक देखते हैं, अटलांटिक में इधर आपकी यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रही है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रही है। ये जो है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है, नीचे से माग्मा और लावा वगैरह निकल के यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है लगातार, और वो आपका रिजेस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो रिजेस आपकी वहाँ पर बनेंगी जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी। ठीक, अब फिर एक फीचर होता है आपका एबिसल हिल्स। एबिसल प्लेन्स पे ही कभी कभी आपको आइसोलेटेड कोई माउंटेन मिल जाएगा, कोई आइसोलेटेड हिल मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आपको पता है। एक गुयोट ध्यान रखना, गुयोट क्या होता है? एबिसल प्लेन में कोई माउंटेन या हिल है जिसका फ्लैट टॉप जो है वो फ्लैट है। अगर टॉप उसका किसी का फ्लैट है तो उसको हम गोयोट कह देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारी सबमरीन ट्रेंचेज एंड डीप्स। तो ट्रेंचेज एंड डीप्स की अगर हम बात करें, ट्रेंचेज डीप सबको पता है जहाँ पर दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, खासकर अगर ओशियानिक प्लेट्स होंगी तो उसमें क्या क्या बनता है हमने पहले भी देखा था, ट्रेंचेज बनेंगी। ट्रेंचेज यानी जैसे दो प्लेट्स हैं, ये और एक ये प्लेट है, ये जब एक दूसरे से कन्वर्ज करें, स्ट्राइक करेंगी, तो एक प्लेट सबडक्शन कर जाएगी, एक प्लेट जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर आएगी वहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, यहाँ पर छोटी सी रिज बनती है नीचे को, तो इसे ट्रेंच कहते हैं। और इनमें कहीं पर जहाँ पर भी फ्रैक्चर्स होंगे, वीक पड़ जाएगी, तो वहाँ से नीचे से मेंटल से माग्मा निकल के यहाँ पर आपके वॉल्केनोज और आपके कुछ फीचर्स क्रिएट करेगा। फिर तो ट्रेंचेस जहाँ पर ये नीचे जो सबडक्शन जोन होता है वहीं पर ट्रेंच बनती है, पैरेलल टू योर कोस्ट लाइन कह लो, या फिर जो आपकी प्लेट बाउंड्री होगी उसके पैरेलल ही रहेगी वो जनरली। ठीक है, तो ट्रेंचेस और आपके डीप्स, ट्रेंचेस को डीप्स जो बहुत ही डीप पॉइंट्स हो जाते हैं उन्हें हम डीप्स कह देते हैं, जैसे कि मारियाना ट्रेंच हो गया, आपका फिलीपीन ट्रेंच हो गया। ट्रेंचेस जो होती हैं वो रिजेस के रिजेस जैसे ही मान सकते हो एक्सटेंसिव होती है, डीप जो होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट माना जाता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना, ट्रेंचेस और डीप्स जो हैं वो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन में। क्यों? ओशियन की प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट दोनों ही हैं, एक आपकी फिलीपीन या जापान वाली ले लो, या फिर इधर आपका नाज़का प्लेट ले लो। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ओशियन प्लेट्स हैं, जहाँ पर ओशियन प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, वहाँ पर आपका ट्रेंचेस, आइलैंड्स, माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और आपके वॉल्केनोज सब मिलते हैं। तो जो ट्रेंचेज एंड डीप्स हैं वो हमें पैसिफिक में सबसे एक्सटेंसिवली मिलती हैं, अटलांटिक में कम है, अटलांटिक में काफ़ी कम है, नाम हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद इंडियन ओशियन में ना के बराबर है। इंडियन में बेसिकली इंडियन ओशियन के नाम ध्यान रख लेना दो, एक हो गया आपका सुंडा ट्रेंच, और दूसरा आपका है डायामेंटिना। ठीक है, फिर आपका आइलैंड्स वगैरह तो ठीक है, वो टेक्टोनिक में देखा था। सब मैरीन कैनियंस देख लेते हैं। कैनियंस कुछ नहीं होता, कैनियन बस वो जैसे हमारा लैंड पर कैनियन होता है वैसे ही हमारा ओशियन के अंदर कैनियन होगा। कैनियन क्या होता है? आपका एक वी शेप टाइप की वैली होगी जिसे कैनियन कह दोगे। जनरली ये वैलीज जो हैं वो आपके रिवर्स के माउथ पर मिलती हैं, या तो पहले मतलब कैनियन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद वो
सबमर्ज हो गई। वो रिवर वैली किसी की थी जो कोस्ट तक जाती थी एकदम, फिर वो कोस्ट जो है थोड़ा सा सबमर्ज हो गया, सी जो है काफ़ी अंदर तक आ गया, तो वहाँ पर आपको कैन्यन मिलेगी। कैन्यन जो है वो आपको ट्रांसवर्स मिलेगी, जैसे कि ये कोस्ट लाइन है तो, और ये इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर वैली मिलेगी डीप होते हुए, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये आपका इस जैसे कोस्ट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर जनरली मिलती हैं, हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, जनरली परपेंडिकुलर ही मिलती हैं आपकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कैन्यन्स। जैसे कि जहाँ पर गंगा है, इंडस है जाती है, वहाँ पर भी हमें इंडियन ओशन में कैन्यन्स मिलते हैं। जाम्बेजी के माउथ पर भी हमें कैन्यन मिले हैं। तो ठीक है, जनरली तो माउथ ऑफ मेजर रिवर्स जो भी होते हैं वहाँ पर हमें कैन्यन्स मिलते हैं, इनसाइड सी कैन्यन्स या सबमरीन कैन्यन्स जिसे आप कह सकते हो। कोस्ट पता है हमें क्या होता है, शोल्स देख लेते हैं हम क्या है। शोल्स का ध्यान रखना, शोलिंग इफेक्ट भी होता है जब कहीं मिट्टी जमा होने लगती है किसी वाटर बॉडी में, तो हम कहते हैं शोलिंग इफेक्ट है वो। शोल्स वही सैंड डिपॉजिट की वजह से जो डेप्थ है वो शैलो हो जाए, ठीक है, तो उसे हम शोलिंग कह देते हैं। और शोल्स भी कहते हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर लोकलाइज शैलोइंग ऑफ वाटर हुई है, पार्शियली सबमर्ज हो गया है, एक नैरो रिज कोई रही होगी और वो पार्शियली सबमर्ज हो गया, वहाँ पर मतलब वही लोकलाइज शैलो। जैसे अटलांटिक है, अटलांटिक पूरा आपका डीप है काफ़ी, लेकिन जो बीच की रिज है उस वहाँ पर आपको शैलो मिलेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर हो तो आपको वाटर कॉलम कम मिलेगा, तो उसे आप एक तरह से शोल कह सकते हो। शोल का यही ध्यान रखना कि लोकलाइज शैलोइंग ऑफ वाटर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किससे, जैसे पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन जो होता है वो आपका आर्कटिक ओशियन के थ्रू बेरिंग, फिर बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू आपका अटलांटिक से कनेक्ट है, और नीचे ड्रेक पैसेज एंड मैगेलन स्ट्रेट से आपका अटलांटिक से कनेक्ट है। यहाँ जैसे कि अपना पैसिफिक है, आर्कटिक, बल्कि उस साइड से बनाना चाहिए था, आर्कटिक, उसके बाद इधर से आर्कटिक आ गया, आर्कटिक से यहाँ पर आपकी बेरिंग, और बेरिंग के बाद यहाँ पर आपका अटलांटिक। तो इस तरह से ये अटलांटिक से कनेक्टेड है। नीचे से ये आपका मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट से आपका अटलांटिक से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है नहीं, फैक्ट्स छोटे छोटे। आप मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, बस ये ध्यान रखना मिड अटलांटिक रिज जो है वो आपकी पूरी एक्सटेंड होती है यहाँ पर ऐसे। नॉर्दर्न पार्ट जो है उसे हम डॉल्फिन राइज कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसे हम चैलेंजर राइज कहते हैं, ठीक। फिर और कुछ हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। पैसिफिक के मध्य ध्यान रखना उतने, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो ध्यान रख सकते हो। जो ये वाला एरिया है आपका, इसे हम कहते हैं टेलीग्राफ प्लेट्यू, अंडरग्राउंड है, मतलब अंडर सी है, आइसलैंड के नीचे वाला, ठीक है। और इसके ऊपर हम यहाँ पर इसे कहते हैं विली थॉम्सन, चलो छोड़ो फिर भी लिख देता हूँ, बोल दिया तो, विली थॉम्सन रिज, ठीक है। ये मत ध्यान रखना, टेलीग्राफ प्लेटू थोड़ा सा देख लेना, इतना भी वो भी बहुत वो नहीं है, ठीक है। फिर एक दो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आपको मिलता है अजोर्स आइलैंड, अजोर्स आइलैंड, अजोर्स आइलैंड इसलिए है क्योंकि जो अजोर्स के पीको आइलैंड्स हैं, अजोर्स जो हैं आइलैंड्स हैं कई सारे, उसमें से जो पीको आइलैंड है वहाँ पर मिड अटलांटिक रिज की हाईएस्ट पीक आपको मिलती है। फिर केप वर्डे हो गया, केप वर्डे इधर मिलेगा आपको। फिर आपका बरमूडा आइलैंड, बरमूडा यहाँ पे कैरिबियंस में मिलेंगे आपको। फिर तो ये चीज़ है जो ये आपके केप वर्डे हैं और बरमूडा, ये आपके कोरल ऑरिजिन्स हैं, ठीक है, ये कोरल है। बाकी सब जो हैं वो आपके वॉल्केनिक होंगे ज़्यादातर। ट्रेंचेस हमारी जो अटलांटिक ओशन है उसमें जनरली एब्सेंट होती हैं, मतलब उतनी नहीं मिलती हैं पैसिफिक के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी 6-7 आपको मिलेंगी। जैसे कि ये
रोमांच हो गया, आपका साउथ सैंडविच हो गया, नेर्स डीप हो गया, पुर्टो रिको हो गया, कोलंबिया हो गया, तो ये सारे आपको अटलांटिक में मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो नॉर्थ अटलांटिक की ज़्यादा वाइड है, और आपका जो कनाडा वाला कोस्ट है वहाँ पर आपको काफ़ी वाइड मिलती हैं। तो इसीलिए वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स जो हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, जैसे कि तुम्हारे ग्रैंड बैंक वगैरह वो वहीं पर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपना इंडियन ओशन पर। इंडियन ओशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ट्रेंचेस जो हैं वो हमें जनरली नहीं मिलती हैं। दो ट्रेंचेस जो हैं वही फेमस हैं, एक डायमेंटिना हो गया ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, और एक सुंडा ट्रेंच हो गया आपका सुंडा आइलैंड्स के सुंडा स्ट्रेट के पास में। ठीक है, लेकिन रिजेस जो हैं वो बहुत एक्सटेंसिव यहाँ पर हमें अपने इंडियन ओशियन में मिलती हैं। जैसे कि आप देखोगे कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो आपको मिलेगी। कार्ल्सबर्ग रिज मिलेगी आपको, अरेबियन सी को जनरली ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। सेचिल्स के थोड़ा ऊपर मिलेगी आपको, मॉरिशस और जो जो सेचिल्स वाला पार्ट है वहाँ पर, उससे थोड़ा ऊपर है आपको जाएगी। अरेबियन सी को बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन को दो में डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर जो इंडियन ओशियन की मिड रिज है, मिड इंडियन ओशियन रिज, वो हमारी कन्याकुमारी से ही स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट अंटार्कटिका तक वो जाती है। ठीक है, फिर आइलैंड्स यहाँ पर जो हैं वो जनरली वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, जैसे कि आपके मैस्करीन आइलैंड्स हो गए, जिसमें रियूनियन भी आ जाएगा, मॉरिशस भी आ जाएगा। लेकिन जैसे हमारा लक्षद्वीप है और हमारा जो मालदीव्स है, ये आपके कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, फिर वो तो हमने देख ही लिया है कि मुंबई वाला जो कोस्ट है हमारा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइड हमें मिलती है, और जो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तिमोर सी रीजन वाला, ठीक है ना, वहाँ पर भी हमें काफ़ी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स मिलती हैं। सबमरीन कैनियंस हमें गंगा, इंडस, जाम्बेजी जैसे जो भी मेजर रिवर्स हैं उनके माउथ्स पर मिलती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ओशियन करेंट्स पर। ठीक है, तो देखो ओशियन करंट्स जो होते हैं वो, ओशन का वाटर जो होता है वो बिल्कुल डायनेमिक होता है, मूविंग इधर से उधर चलता रहता है। तो क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इसकी, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको आपके इन्फ्लुएंस और करते हैं। सन और मून की ग्रेविटी हो गई, विंड्स हो गई, अर्थ का रोटेशन हो गया, क्योंकि रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स आती है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कि जो नीचे से, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारा नीचे यानी कि मेंटल के पास जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं वो भी हमारे ओशियन करंट्स और ओशियन का जो भी डेंसिटी वगैरह है उनको, टेम्परेचर और डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिर एक चीज़, श्वास, प्लंज लाइन, वो सब तो वही है कि भाई कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ पर उसकी जो वेव है वो क्रेस्ट उसका ब्रेक हो रहा है, यानी कि जनरली वेव्स ऐसे ऐसे आती हैं, कहाँ पर पहुंचकर जिससे वेव जो है वो ऐसे डाउन हो गई, अब उसमें कोई क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बन रहे, उसे हम कहेंगे प्लंज लाइन या फिर स्वाश वगैरह। ठीक है, और टाइड्स हमने पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, तो टाइड्स भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं। वेव्स का ध्यान, मतलब वेव्स का और करंट्स का जनरली ध्यान रखना, विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि विंड की वजह से ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो अगर आपको विंड की डायरेक्शन पता है कि यहाँ पर वेस्टर्ली चल रही है कि ईस्टर्ली चल रही है, तो कि अगर करंट्स और विंड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं ये काम तो यार करंट की वजह से हो रहा है, विंड की वजह से नहीं हो रहा है। असलियत में करंट जो है वो विंड की वजह से ही आ रहा है, अर्थ के रोटेशन का उसमें रोल है, लेकिन विंड्स किस डायरेक्शन में चल रही हैं वो आपका करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी जनरली कोरियोलिस फोर्स से ही डिसाइड होती है। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं हम ओशियानिक करंट्स से। करंट्स जो होते हैं वो बेसिकली रोटेशन कोरियोलिस फोर्स की वजह से उनकी डायरेक्शन होगी। हमें पता है कोई भी चीज़, कोरियोलिस किसी भी उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डाइवर्ट करेगा, और आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें आपका लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करेगा। अगर विंड है, विंड आपकी मान लो इस डायरेक्शन, विंड किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, इसमें आ रही है, तब इसका राइट जो होगा वो है इधर नीचे को, तो विंड इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अगर इस तरफ से आ रही है विंड, इसका राइट है आपका, तो विंड इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है,
लेकिन वाटर का हमें डायरेक्शन पता है, करंट यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से जब चल रहा है इस डायरेक्शन में, राइट को मूव करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यूँ इस साइड मूव करेगा, जब इधर हो गया फिर राइट को मूव करेगा और फिर राइट को मूव करेगा। तो इसलिए ये ऐसे आपका साइक्लिकल, यहाँ पर जो करंट्स होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो साइक्लिकल होंगे। ऐसे ही जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वो काउंटर साइक्लिकल हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। ठीक है, साइक्लिकल नहीं मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ देख लेना, ड्रिफ्ट में, करंट में, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है। ड्रिफ्ट जो होता है वो बेसिकली अगर सरफेस पे ही चल रहा है, सिर्फ कोई वेव है या फिर कोई मूवमेंट ऑफ वाटर है, वो सरफेस पे है, सिर्फ विंड की वजह से एकदम वाटर की सरफेस पे हो रहा है, उसे हम ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट में एक तो वॉल्यूम भी कम रहता है पानी का, और उसके बाद आपकी जो स्पीड होती है वही बहुत ज़्यादा नहीं होती है। करंट में ड्रिफ्ट से ज़्यादा वॉल्यूम भी होगा पानी का, वो थोड़ा सा नीचे तक रहेगा, और उसमें स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होगी। स्ट्रीम उससे भी ज़्यादा होगी। स्ट्रीम में क्या होगा, वॉल्यूम भी काफ़ी होता है करंट जैसा ही, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ होती है, इसलिए हम उसको स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, फिर आपका टाइप्स ऑफ करंट, वो पता ही है हमें, वार्म करंट और कोल्ड करंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन से ओशंस में कौन कौन से करंट्स हम हमारे मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक ये एरिया देखना, यहाँ पर जो हमारा ये करंट्स हम देखेंगे ऐसे, और इसके बीच में यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है इसे हम कहते हैं सरगासो सी। सरगासो सी का कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, इनफैक्ट ये करंट्स के ही जो करंट्स हैं वही इसका बॉर्डर बनाते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब कोई दूसरा मतलब पानी या फिर कोई दूसरी टेम्परेचर से मतलब पानी के जो बॉडीज़ हैं वो इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है कि ये एक आइसोलेटेड सा ही हो गया है पूरा। यहाँ पर ये अटलांटिक का सबसे वार्म और सबसे सैलाइन पार्ट है। ठीक है, इसमें मिक्सिंग वगैरह नहीं हो पाती, यहाँ पर वीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, ये मतलब सरगासो सी तो इसको कहते हैं, मगर असलियत में ये कोई मतलब अटलांटिक का ही एक सेंट्रल पार्ट है जिसको कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, मगर करंट्स जो हैं इसको बाउंड्री करती हैं। इट इज़ स्टडीड विद सी वीड्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आपके इसमें क्या नाम, पैसिफिक ओशियन के। चलो पहले हम अटलांटिक के देखते हैं। ठीक है, अटलांटिक के करंट्स हम देख लेते हैं। तो अटलांटिक में हमें कहाँ क्या मिलेगा, देखो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले शुरुआत आप करोगे नॉर्थ में इक्वेटर का करंट। ठीक है, और आपका इक्वेटर पर ही साउथ करंट। ठीक है, डायरेक्शन आपकी हमेशा ईस्ट टू वेस्ट आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, बीच में इनके यहाँ से थोड़ा पानी वापस इधर साइड घूम जाएगा, तो ये जो यहाँ फंस गया है पानी वो, तो ये यहाँ से वापस जाएगा। इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसको मत भूल जाना कि एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी इक्वेटर पर मूव करता है। ठीक है, अब कोरियोलिस की वजह से यहाँ से ये अपना मूव करेगा, इधर आके इसको कहेंगे हम फ्लोरिडा करंट। ठीक है, फ्लोरिडा करंट यहाँ पर फ्लोरिडा के पास जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको हम कहेंगे आपका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बाद में कन्वर्ट हो जाती है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक, ये सारे अभी जो हैं वार्म हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा एक कोल्ड करंट जो लैब्राडोर से, इसे कहते हैं हम लैब्राडोर करंट, बैफिन बे से होता हुआ, डेविस स्ट्रेट से होता हुआ, ये रही बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, यहाँ से आपका लैब्राडोर करंट आएगा। इनफैक्ट लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड या वार्म करंट्स जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ही एकदम फॉगी सिचुएशंस बन जाएंगी, फॉग्स क्रिएट होते हैं वहाँ पर, और आइसबर्ग्स उस फॉग में आपको दिखते नहीं है जनरली। जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो आपके आइसबर्ग्स लेके आते हैं पोलर एरियाज से,
और वार्म करंट्स जो होते हैं उन आइसबर्ग्स के साथ मिलकर या फिर उस ठंडे करंट के साथ मिलकर वहाँ पर फॉगी की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा अटलांटिक डूबा था वो भी लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम के मिलने की जगह पर ही डूबा था। फॉग होता है, फॉग की वजह से हमें आइसबर्ग्स दिखते नहीं हैं, तो हमारे जो नेविगेशन वाले हैं, शिप नेविगेशन, उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से हम इधर से आपका कोरियोलिस की वजह से फिर राइट मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैनरीज करंट। कैनरीज करंट, ठीक है, और ये कैनरीज करंट जो है फिर यहाँ आके आपका हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको हम यहाँ पर जो ये अलग करंट है इसे गिनी करंट कहते हैं, हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया है इक्वेटर गिनी करंट। ठीक है, ये है गिनी करंट, यहाँ पर रहेगा। गिनी करंट जो है वो कोल्ड करंट नहीं है, गिनी करंट इज़ वार्म करंट, यहाँ पे गिनी करंट। ठीक है, और उसके बाद ये फिर यहाँ से आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट शुरू हो जाता है। साउथ में आओगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील करंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान रखना आपका आता है जो फॉकलैंड आइलैंड है, और फॉकलैंड से आपका फॉकलैंड करंट। जनरली आइलैंड्स के नाम पर ही करंट्स के नाम रख दिए जाते हैं। कैनरीज आइलैंड आइडेंटिफाई कर लेना कहाँ पर है, गिनी पता ही है सबको। ठीक है, तो कैनरीज भी एक आइलैंड है। ठीक है, शायद स्पेन का आइलैंड है ना, और ये अफ्रीका के कोस्ट के पास आपको यहाँ मिलेगा, इस जगह पे कहीं इधर। ठीक है, फिर आपका नीचे साउथ अटलांटिक करंट आ जाएगा। साउथ अटलांटिक करंट ऑब्वियसली कोल्ड करंट होगा, मैं कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ उसका। ठीक है, फिर यहाँ से आपका बेंगुएला करंट, बेंगुएला इज़ ऑल्सो अ कोल्ड करंट, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे नामीब और कालाहारी डेजर्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर बेंगुएला करंट जो है वो आगे जाके आपका साउथ इक्वेटोरियल कोल्ड करंट में मिल जाएगा। नीचे हमेशा ध्यान रखना, एंटार्क्टिका के आसपास वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, ये भी कोल्ड करंट होता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये सारे ओशियंस में कॉमन रहेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आपके बाद इसमें पैसिफिक ओशियन में। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना यहाँ पर कि जहाँ पर जिस एरिया में आपका ईस्टर्लीज चलने का है, अगर इक्वेटर मान लो, ये इक्वेटर हालांकि थोड़ा नीचे है, यहाँ इस जगह पे होगी इक्वेटर। ठीक है, अगर जहाँ पर ईस्टर्लीज की पोजीशन है वहाँ पर विंड्स करंट जो हैं वो आपके कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट से कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर आपके वेस्टर्लीज की पोजीशन है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम देखो, तो वो आपकी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट से कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इससे आपको दिमाग में ये रखना है कि विंड्स का ही रोल होता है आपके किसी भी करंट को मूव करने में। तो इस वजह से विंड्स और करंट्स को हमेशा एसोसिएट करके ही देखना है, एक दूसरे से आइसोलेट करके नहीं रखना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक में पहले हम इधर देख लेते हैं, जापान वाले साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलता है, देखो इक्वेटोरियल करंट तो वो सेम रहेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद हमारा आता है कुरोशियो करंट, यहाँ से कुरोशियो, कुरोशियो करंट एक करंट यहाँ पर जब देखोगे आप, इसके साउथ कोरिया के और जापान का होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, और ये कौन सा आइलैंड है इसको अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम, यहाँ पर आपको एक सुशिमा आइलैंड मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जो करंट जाता है ये कौन सा सी है, ईस्ट सी, या फिर सी ऑफ जापान भी जिसे कहते हैं, या ईस्ट सी, ये हो गया येलो सी, और ये है आपका सी ऑफ ओखोस्त। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ईस्ट सी में जो करंट जा रहा है, यहाँ सुशिमा आइलैंड है, इसके नाम पर इसको टीस आइलैंड रहता है, सुशिमा करंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका ऊपर से एक यहाँ पर एक करंट आता है जो आपका बेरिंग से आता है, ये आपके कुरील आइलैंड्स हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है कुरील करंट्स, या फिर इसको हम ओयाशियो भी कहते हैं। ठीक है, ओयाशियो करंट भी कहते हैं। ओयाशियो जो है वो कोल्ड करंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुरोशियो करंट और कुरील करंट मिलते हैं यहाँ से। फिर आते हैं हम अपना अमेरिका वाले साइड पर। ठीक है, बेरिंग से उधर साइड कुरील करंट गया,
इस साइड क्या होगा, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट चला आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ध्यान रखना, अलास्का करंट वार्म करंट है, ये अलास्का की तरफ जा रहा होता है, अलास्का करंट, ठीक है। अलास्का के बाद यहाँ पर हमारा कैलिफोर्निया करंट आएगा। कैलिफोर्निया करंट जो है वो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। और उसके बाद ये आकर आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में हमारा तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गई। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बाद हमारा आपका आ गया ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। साउथ पैसिफिक करंट हो जाएगा इसके ऊपर। साउथ पैसिफिक करंट हमेशा कोल्ड होंगे, पोलर एरियाज़ में जो करंट वो हो रहे हैं वो जनरली कोल्ड होंगे, ठीक है। फिर यहाँ हमारा होता है हम्बोल्ट या पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट जिसे हम पेरू करंट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी कोल्ड करंट है और इसी की वजह से जब यहाँ पर चेंजेस आते हैं तो एल नीनो और ला नीना वगैरह क्रिएट होता है, ठीक है। वो भी विंड्स की वजह से ही होते हैं क्रिएट। अच्छा, इधर जो है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया वाला का है अपना साइड पैसिफिक का, वहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, वहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ही कह देते हैं इधर जो है ना, इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट कह देते हैं, ठीक है। और सब बाकी तो ऐसा कुछ है और खास इसमें है नहीं। अब हम आ जाते हैं इंडियन ओशियन में। देखो कहीं मैंने बिल्कुल ही गलत बनाई है ये इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है वो आपकी यहाँ पे होगी ऐसे, बल्कि थोड़ा और नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका जो देखो डायरेक्शन जो होती है हमारे करंट्स की वो पूरे साल सेम रहती है, सिर्फ एक ही एग्जेप्शन है, हमारा नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक एग्जेप्शन रहता है। इसमें क्या होता है, नीचे वाले करंट्स को पहले हम देख लेते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं। इधर हो गया आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इंडियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल ही कहेंगे इसको। इधर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से निकलेगा, इसे मोजाम्बिक करंट कहते हैं यहाँ पर। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसे हम यहाँ पर अगुलास आइलैंड है उसके नाम पर, इसे हम अगुलास कह देते हैं, अगुलास करंट, ठीक है। ये सारे अभी वार्म है, बस इधर नीचे से आएगा। फिर यहाँ नीचे से तो आपको वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और उसके ऊपर साउथ इंडियन ओशियन करंट, साउथ मतलब इंडियन साउथ इंडियन ओशियन करंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये कोल्ड है, कोल्ड है, ये भी कोल्ड होगा। कौन सा है ये, ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल वालों को वही कहते हैं। यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है, यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है, ठीक है। इनकी हमेशा डायरेक्शन सेम रहती है। अब डायरेक्शन जिसकी चेंज होती है वो है हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन में। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको मानसून से रिलेट कर लेना। जब मानसून यानी कि यहाँ पे जब समर्स हैं, जून की अगर आप बात करोगे, जून जुलाई के आसपास, यानी कि जो समर्स का हमारा मौसम है उस टाइम मानसून हमारा आ रहा होता है। मानसून के आने की इधर से आपकी विंड्स जो हैं वो ऐसे क्रॉस करती हैं, यानी कि आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्रॉस करती हैं और इक्वेटर क्रॉस करके आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपका जिस डायरेक्शन में विंड्स बह रही होंगी, विंड्स बह रही हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब विंड्स जिस डायरेक्शन में बह रही होंगी उसी डायरेक्शन में करंट होगा। यहाँ पर करंट इसीलिए आपका इस तरह से फ्लो करता है और इसकी ये डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये जब यहाँ पर वार्म है तो यहाँ पर भी वार्म होगा, ये आपका वार्म करंट होता है। अब अगर हम आ जाएं अपना विंटर्स की बात करें, मॉनसून से ही एसोसिएट रखना, ठीक है। तो विंटर्स में हमारी जो विंड्स होती हैं वो ऐसे जा रही होती हैं, मॉनसून विंड्स वापस, ठीक है। तो हमारा जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, वो मॉनसून वाली विंड्स की डायरेक्शन में मूव करेगा इधर ऐसे, ठीक है। और ये हो गया आपका काउंटर। तो इसका ध्यान, और ये कोल्ड होता है, जब यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो हमारा ओशियन भी ठंडा है और इस टाइम पर कोल्ड यहाँ पर पानी करंट के फॉर्म में बहेगा, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट है, इसको दिमाग में रखना कि सिर्फ एक करंट जो है उसकी डायरेक्शन सीजनल होती है, बाकी सारे करंट्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शन आपकी हमेशा पूरे साल भर सेम रहती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ओशियन में खासकर जैसे कि, अच्छा एक मिनट, ये देखना कि ओशियन में
जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है, देखो मैक्सिमम टेम्परेचर तो वो होगा जैसे कि ये वाटर कॉलम है, ठीक है, सरफेस वाटर्स ऑलमोस्ट 200 मीटर वाले माने जाए। उसके बाद इंटरमीडिएट, इसे थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, बाद में अभी देखेंगे जब टेम्परेचर देखेंगे हम। ये हो गया आपका 200 से लेके 2000 मीटर्स तक। और इसके बाद फिर हो गया आपका डीप वाटर, जिसे आप साइक्रोस्कोपिक स्फीयर भी कहते हो, डीप वाटर, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो आपको सरफेस के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंसोलेशन हो रहा है। यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपका सरफेस पे होगा वो 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्टिनेंट या लैंड कितने आसपास है और लैंड कितनी बड़ी है, लैंड का साइज़ कितना बड़ा है, जिसकी वजह से ओशियन वाटर पर आपका कितना फ़र्क पड़ पा रहा है। तो जितना अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा रेंज जो होती है आपके ओशियन वाटर टेम्परेचर की, वो एक तो मिलती है आपको इधर, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर लैब्राडोर कोस्ट वाले एरिया को। एक तो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लैंड बहुत ज़्यादा है, इस साइड से भी ओशियन का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर भी लैंड है, साइड में भी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है। और दूसरा आपको मिलता है ये बेरिंग सी और ये वाला एरिया, उसके जस्ट नीचे जो आपका साइबेरिया और उसके आसपास का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर की रेंज है कि साल में मैक्सिमम टेम्परेचर किसी दो टाइम पर उनमें डिफरेंस कितना होता है, मैक्सिमम में और मिनिमम वालों में, तो वो आपको 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास मिलेगी। लेकिन जो डीप वाटर्स होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती। इनफैक्ट ये जो बीच वाला साइक्रोस्कोपिक फेयर है, इसको स्फेयर है, यहाँ पर रेंज की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा डेप्थ के साथ, लेकिन रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और डीप वाले का ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा यार माइनस में चला जाता होगा। यहाँ पर जनरली आपका 3 डिग्री टू 4 डिग्री के आसपास रहता है, और मैक्सिमम किसी भी केस में -5 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि -6 नहीं हो सकता, बट 5 डिग्री के आसपास बहुत ही रेयरली होता है कि -5 से नीचे चला जाए। उसका एक मेन रीज़न होता है कि नीचे से मेंटल से जो हीट आ रही होती है, ठीक है ना, जिसे कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं, ठीक है, वो कन्वेक्शनल करंट्स इस पानी को बहुत ज़्यादा हीट नहीं होने देते। आप जानते हो कि जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे जाओगे, डेप्थ में जाओगे नीचे, तो वैसे वैसे हीट जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो उस ये हीट जो होती है वो मेंटल से आ रही होती है, और वो मेंटल जो है ओशियन वाटर, डीप ओशियन वाटर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता है, ठीक है। फिर देखो, अब एक चीज़ और है कि जब आप हमेशा, जैसे करंट्स का भी यही होता है, ऑनशोर विंड्स और ऑफशोर विंड्स जब शोर की तरफ मूव कर रही हैं, शोर से मूव कर रही हैं सी की तरफ, तो उसे ऑफशोर कह देंगे। और जब सी से मूव कर रही हैं शोर की तरफ, यानी कि कोस्ट की तरफ या कॉन्टिनेंट की तरफ, तो उसे कह देंगे ऑनशोर। इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, विंड जो होगी वो हमेशा ऊपर, ऊपर का पानी होता है गर्म, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, यहाँ पर देखो वैसे भी ईस्टर्ली ही मूव करती हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे से, ठीक है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल नहीं है ये, जैसे ये गई अपनी इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ईस्टर्ली होगी, यानी ईस्ट से आ रही होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ से वार्म वाटर को ये उठाएगी और यहाँ पर इकट्ठा कर देगी आकर, वार्म को लेकर इस तरफ, ठीक है। और ये विंड जो होगी, वार्म जो है यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पर जो भी वार्म था वो हट गया, और यहाँ पर कोल्ड वाटर रह गया, ठीक है। कोल्ड वाटर यानी कि यहाँ की कंडीशंस हो गई कोल्ड, यहाँ की कंडीशंस कॉन्टिनेंट की हो गई वार्म। तो ये भी ध्यान रखना कि, और इसी को जब जैसे नॉर्मल उसमें ऑफशोर और ऑनशोर विंड्स का भी होगा, अगर यहाँ से सी से चल रही है आपके उसकी तरफ, तो वो वार्म वाटर, मतलब वार्म हवा जाएगी वहाँ पर, और जब आपकी कॉन्टिनेंट से चल रही है विंड सी की तरफ, तो वो आपकी वो भी वार्म होगी, क्योंकि हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ, सॉरी ठंडे से गर्म की तरफ चलती है। तो यहाँ पे क्या काम करेगी, जब ओशियन से इसकी तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये वार्म वाटर को लाकर इकट्ठा कर देगी। मगर ऑफशोर विंड जो कॉन्टिनेंट से अब बाहर जाएगी, सी की तरफ मूव करेगी, वो यहाँ पर वार्म वाटर को मूव कर देगी, वार्म को अपने साथ ले जाएगी, और यहाँ से अप वेलिंग हो जाएगी नीचे से कोल्ड वाटर की, कोल्ड वाटर आके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और उस टाइम पर यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कोल्ड हो जाएंगी, ठीक है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि कैसे ये होता है। विंड और करंट्स जो हैं, ओशियन का टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी, ठीक है। फिर जब आप देखो कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं, वैसे हमने देख लिया था टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कि ऊपर जो है सबसे ज़्यादा होगा और नीचे नीचे जैसे आप जाओगे तो पहले तो वो कम होगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो कम नहीं होता। -5 डिग्री से ज़्यादा कभी जनरली आपको मिलेगा नहीं, और उसका रीज़न होता है नीचे का आपका जो कन्वेक्शनल करंट है मेंटल से। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। आप ये है आपका 200 मीटर्स, यानी कि ओशन वो जो सरफेस वाटर है। फिर उसके बाद ये एरिया, इसे कहते हैं हम थर्मोक्लाइन, और उसके बाद फिर यहाँ से आपका डीप वाटर, जिसे आप साइक्रोस्फीयर भी कहते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बाउंड्रीज बना लेते हैं इनकी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, यह है गया टेम्परेचर की लाइन, और वो हो गई आपकी हाइट की। टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल समर्स में 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स के आसपास है। तो यहाँ पर जो आपका 200 मीटर्स होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, आपका हल्का जो शुरू के 200 मीटर की रेंज है उसमें इतना ही रहेगा, हल्का सा कम हुआ। फिर यहाँ पे अब देखो थर्मोक्लाइन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एब्रप्टली चेंज होना शुरू हो जाए। अब इसके बाद टेम्परेचर जो है ना वो बहुत तेज़ी से कम होगा, ठीक है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये 1000 है, 1000 मीटर्स, ठीक है। डीप वाटर पहुँचने से पहले जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास पहुँच चुका होगा, बल्कि और ज़्यादा यहाँ पे हमें बनाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से साइक्रोस्फीयर शुरू होगा, थर्मोक्लाइन एकदम से एब्रप्टली यहाँ से टेम्परेचर का जो चेंज है वो कम हो जाएगा, और यहाँ से ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी लाइन हमारी, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के आसपास मेंटेन रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर अब ओशियन की सैलिनिटी की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना। देखो ओशियन की सैलिनिटी में सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओशियन में कितना कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी है और लॉजिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए कि कितना क्या होता है। उससे आप चीज़ों को, कई चीज़ें आपको पता मतलब निकाल सकते हो। कोरल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवर्स का ओशियन का क्या वो होता है, रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें। तो देखो, और साथ के साथ मैं अभी बता रहा हूँ याद करने के लिए ईजी तरीका क्या है। सबसे ज़्यादा कौन से सॉल्ट होते हैं वो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मल सॉल्ट, जिसे आप NaCl कहते हो या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका ये ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा होता है, 75% प्लस, वैसे 78% के आसपास होता है। आप 75 याद कर लो, ईजी नंबर है याद करने के लिए, ठीक है। NaCl हो गया। अब NaCl में Cl मेंटेन करना, Na हटा दो, ठीक है। Na की जगह आ जाएगा मैग्नीशियम और Cl इस मेंटेन हो गया। इसमें आप आ जाओ यहाँ पर 10%, ठीक है। हालांकि ये 10% एग्जैक्टली नहीं होता, 10 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 11 के आसपास है, लेकिन आप ये कर लो। अब आपने पिछली बार सोडियम हटाया था, अब की बार क्लोराइड हटाओ, मैग्नीशियम को बनाए रखो। मैग्नीशियम हटाया, कौन सा जो जनरली आपके सॉल्ट बनते हैं कौन से सब्सटेंस के, वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट आएगा नंबर 3 पर, ये ऑलमोस्ट 5% होता है, 5 से थोड़ा कम होता है, 5%, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नंबर 4 पर। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से वही पुराना वाला काम करेंगे। हमने सल्फेट हमको बनाए रखना है और हम मैग्नीशियम को हटा देंगे। मैग्नीशियम के साथ अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम हर जगह पढ़ते हैं कोरल्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए, कैल्शियम, जो मतलब कि सैलिनिटी हमारी कम करता है, एल्केनिटी को जो करने के लिए कैल्शियम का वो कर दो ना, सॉल्ट्स डाल दो, वो सारे हम पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अब कैल्शियम की एंट्री शुरू होगी, कैल्शियम और कैल्शियम का, लेकिन सल्फेट ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो नंबर 6 पे आएगा, वो 6 पे आएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, तो हमने यहाँ से सल्फेट बनाए रखा, मैग्नीशियम चेंज कर दिया, कैल्शियम सल्फेट आप ले लो 4%, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कैल्शियम सल्फेट के बाद आपको क्या करना है, फिर से सल्फेट को बनाए रखना है और फिर से यहाँ पर कैल्शियम को चेंज कर दो। अब यहाँ पर आपका एक नया आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसको मान लो 3%। अब इसके बाद जो है जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत कम होंगी। तो टॉप 5 ये हैं।
टॉप 5 में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है नंबर 6 पे आता है। CaCO3 ये 0.3% के आसपास होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि जो हमारी फ्रेश वाटर रिवर्स होती हैं, जिन्हें हम फ्रेश वाटर सो कॉल्ड कहते हैं, रिवर्स का जो पानी होता है उसमें वो 60% ऑफ कैल्शियम सल्फेट अपने साथ कैरी करता है। इसी वजह से जो आपका ऐसा एरिया है जहाँ पर रिवर और सी मिल रहे हैं वहाँ पर कैल्शियम की क्वांटिटी ठीक ठाक होती है और कोरल्स वगैरह को कैल्शियम की सफिशेंट क्वांटिटी मिल पाती है, इसलिए वहाँ पर कोरल्स जो है प्रेफर करते हैं। हालांकि वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाती हैं और सेडिमेंट्स जो हैं वो कोरल्स को पसंद नहीं होते, कोरल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादा सेडिमेंट, इसलिए वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। जहाँ पर डेल्टा होता है उससे कुछ डिस्टेंस पे जाके, यानी कि आपका सम किलोमीटर्स पर आपके कोरल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सैलिनिटी हो गया। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ओशियंस। तो जनरली जब आप, जैसे ये आपका इक्वेटर है, जब आप यहाँ से पोल की तरफ जाओगे तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, सैलिनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, बट इसका एग्जेप्शन बस यही है कि इक्वेटर पर हाईएस्ट सैलिनिटी नहीं होती है, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी होती है। उसका रीज़न है आपका एवेपोरेशन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। जो अपना ये इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पर एवेपोरेशन होता तो है मगर क्लाउडेड हो जाता है, वो उसकी वजह से क्लाउड्स बहुत होते हैं, क्लाउड्स की वजह से इंसोलेशन जो है, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं, और बारिश की वजह से जितना भी इवेपोरेशन हुआ था वो पूरा वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी नहीं होती है। यहाँ सैलिनिटी हाईएस्ट जो होगी वो आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में होगी, ठीक है। फिर तो ये तो हो गया अपना उसका कि अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे या फिर लैटिट्यूड वाइज देखोगे तो कितनी होगी। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। वर्टिकल यानी कि सी की डेप्थ के साथ कितनी डेप्थ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी और किस डेप्थ पर सैलिनिटी कम होगी। तो इसके लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक हो गया आपका हाई लैटिट्यूड जिसे कहोगे, या फिर टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, डेप्थ के साथ, जैसे कि फिगर वो ग्राफ बना लो, इधर अगर आपकी डेप्थ है इंक्रीज हो रही है और ये आपकी सैलिनिटी हो गई, तो डेप्थ के साथ सैलिनिटी जनरली इंक्रीज होती रहती है, ऐसे जाएगी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है आपका कि जो पोलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कोल्ड होने की वजह से, टेम्परेचर्स कम होने की वजह से जो सैलाइन वाटर आता है वो डेंस हो जाता है, ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो नीचे सिंक हो जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। तो इस वजह से जितना भी डेंस वाटर या फिर सैलाइन वाटर है वो आपको पोलर एरियाज़ में नीचे को डूबा हुआ क्या सिंक हो जाता है, तो नीचे मिलता है। लेकिन जब आप ट्रॉपिकल एरियाज़ में आओगे, ट्रॉपिकल में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। ट्रॉपिकल में ठीक है, तो वही डेप्थ और सैलिनिटी है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप बना लो 200 फैथम्स। देखो एक फैथम जो होता है वो जनरली 6 फीट का होता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे उस मीटर्स में तो आपका लगभग 365.75 मीटर्स के आसपास आएगा। तो ये मतलब वही 350 मीटर 400 मीटर मान लो, वहाँ तक आपकी जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन उसके बाद सैलिनिटी फिर डिक्रीज़ करने लगती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में ये ट्रेंड रहता है और आपका जो टेम्परेट एरियाज़ होंगे हाई लैटिट्यूड्स उसमें ये ट्रेंड रहेगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ कोरल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, उसमें पढ़ ही लिया होगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। बट कोरल्स में एक चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया के कहाँ पर, देखो इंडिया में एक तो 4 मेजर रीजन्स हैं जहाँ पर हमें कोरल्स मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार, इसमें 2 अलग अलग साइड्स ध्यान रखना, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड्स। गल्फ ऑफ मन्नार
कच्छ और लक्षद्वीप। ध्यान रखना ये जो खंबट है या कैम्बे, यहाँ पर हमें कोरल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक भी कोरल नहीं मिलता, जनरली कोरल्स नहीं मिलते हैं, ये एक्सेप्टेड वो फैक्ट है। ठीक है, अब ये कहाँ पर कौन से टाइप के हैं, इसका जो ईस्टर्न साइड है अंडमान निकोबार का, यहाँ पर हमें फ्रिंजिंग रीफ मिलती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स। ठीक है, मन्नार में भी फ्रिंजिंग मिलती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, और कच्छ में भी हमको फ्रिंजिंग रीफ्स मिलती हैं। जो अंडमान एंड निकोबार का वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर हमको बैरियर रीफ्स मिलती हैं। ठीक है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप में हमको अटोल्स मिलते हैं। ठीक है, और बाकी ओशियंस में ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना ओशियंस के लिए कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो कर्व होता है, विंटर्स में क्या होगा, देखो जैसे मान लो विंटर्स में लैंड इज कोल्ड एंड ओशियन इज रिलेटिवली वार्मर। तो अगर हमें यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि अगर हमें एक आइसो वो बनाना है, आइसोथर्म, तो आइसोथर्म जनरली अगर ऐसा है, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब विंटर की बात करोगे तो विंटर में क्या होगा, यहाँ से चल रहे हैं आपके वार्म करेंट्स जो कि ओशियन के अपर पार्ट को वार्म बना रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर अब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन है विंटर्स, तो लैंड जो होगी वो उसको आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सन मूव कर चुका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में। ठीक है, यहाँ पर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आइसोथर्म जो पहले ऐसे जाना चाहिए था ये, अब वो आइसोथर्म जो है वो यूँ बनेगा, ओशियंस के ऊपर ऊपर और लैंड पर नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि, और इसके यहाँ पर करंट का रोल होता है। ओशियन में आइसोथर्म ऊपर जाने का रीज़न है वार्म करंट्स। ठीक है, जबकि लैंड पर वो आइसोथर्म के नीचे जाने का रीज़न है आपका सोलर इंसोलेशन कम होना। ठीक है, तो एक ये चीज़ दिमाग में रख लेना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।